आप सभी को नमस्कार। टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। सिर्फ प्रशासनिक और सैनिक सुधार और उसकी बाजार नीति। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इतिहास के अंदर साम्राज्य विस्तार के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण की विजय प्राप्त की और वहां से उसने उनको अपने अधीन किया। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है अपनी प्रशासनिक और जो उसने सैनिक सुधार किए उसके लिए, और जो उसकी बाजार की नीति है उसके लिए, जिसको हम उसकी आर्थिक नीति भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हुआ कैसे, अलाउद्दीन खिलजी जब 1290 के अंदर सुल्तान बनता है, वो राजत्व के सिद्धांत को जो है वो बदल देता है। पहले हम ये राजत्व शब्द कई बार आता है, थोड़ा इसका मतलब समझो, राजत्व का मतलब क्या होता है, फिर हम इसको आगे करते हैं। राजत्व का मतलब होता है, आप ये मानो कि राजा का शासन, जो भी कोई शासक है उसका शासन, सिर्फ शासन ही नहीं, शासन करने का जो उसका अधिकार है या प्रभुता है, वो यानी किस अधिकार से वो शासन कर रहा है, वो अगर सर्वोच्च है, अगर उसके अंदर प्रभुता है, तो वो उसके अंदर प्रभुता कहां से आ रही है। ठीक है। यानी कि जो राजा की शक्ति है, राजा की सर्वोच्चता है, राजा के पास जो अधिकार है, राजा का जो शासन है, और जो उसका पद है, वो उसके पीछे सिद्धांत क्या है, नियम क्या है उसके पीछे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने बलबन के जो राजत्व का सिद्धांत था कि वो सर्वोच्च क्यों है, उसको शासन करने का अधिकार क्यों है, वो इस पद पे क्यों है, क्योंकि वो उसके पास क्या है, देवीय शक्ति है। उसको भगवान ने, अल्लाह ने भेजा है शासन करने के लिए। वो देवीय शक्ति है उसके पास, एक चीज। अब क्योंकि उसका देवीय शक्ति है, इसलिए क्या है वो, इसलिए वो निरंकुश है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जो वो कहेगा वही ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने भेजा है, और इसलिए उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसके जो निर्णय है, दूसरों से श्रेष्ठ है। इसलिए वो दूसरों के कहना मानने के लिए उसको जरूरत नहीं है, वो अपने निर्णय लेगा। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व है वो देवीय शक्ति के साथ है, उसको निरंकुश कहता है। वो हमने कल की क्लास में ये किया था, वो खिलाफत के सिद्धांत को मानता है और अपने आप को जो है वो खलीफा का दायां हाथ, खलीफा का सहायक कह के जो है वो गद्दी पर बैठ रहा है। तो ये उसका राजत्व का सिद्धांत है। अब ये राजत्व का सिद्धांत उसने बलबन से लिया, ये वाला बलबन के राजत्व के सिद्धांत को उसने आगे बढ़ाया, और शासन भी उसने उसी तरह किया जैसे बलबन का शासन था। लेकिन इसने थोड़ा, इसको समय भी लगा है, और इसको कुछ चीजें पहले से बनी बनाई मिली थी, तो इसने शासन को ढंग से किया थोड़ा। उससे उसके सामने समस्याएं क्या थी, इसके अंदर एक तो समस्या ये थी कि जो शासन था उसके अंदर आंतरिक असंतोष था। ये मध्यकालीन शासकों के साथ, हर शासक के साथ समस्या है ये, आंतरिक असंतोष की। जो पिछला शासक है उसके सहयोगी, उसके परिवार के लोग जो हैं वो विद्रोह करने की स्थिति में रहते थे। ये भी रहता था कि उस समय जो संचार के साधन है वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है। तो ये भी रहता था कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं दूसरे क्षेत्र में इख्तेदार बनाकर या सूबेदार बनाकर भेजा जाता था, तो वो आजाद होने की या खुद को आजाद घोषित करने की उसकी संभावना ज्यादा रहती थी। तो ये आंतरिक असंतोष था। दूसरी चीज क्या थी, मंगोलों के आक्रमण। भारत में मंगोलों के आक्रमण लगातार चल रही थी। अब आप देखो, 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 से लेकर 1305 ईस्वी तक, यानी लगभग 10 साल के अंदर जो है जो मंगोल हैं वो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, लगातार आक्रमण लगभग उनके। एक बार तो उनका एक नेता है कुतुलुक खवाजा, वो तो दिल्ली तक पहुंच गया था अपनी सेना को लेकर। अब ये मंगोलों के जो आक्रमण है ये दिल्ली सल्तनत के लिए असुरक्षा लेकर आते हैं। तीसरी क्या चीज है, वो महत्वाकांक्षी, वो महत्वाकांक्षी है। वो विश्व को जीत विजय करना चाहता है। सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेना चाहता है वो।
इसलिए वो महत्वाकांक्षी है, अपने राज्य का विस्तार चाहता है, वो धन इकट्ठा करना चाहता है, वो महत्वाकांक्षी है। तो अब आप ये जो समस्याएं हैं उसकी, जो उसके सामने, और जो उसकी महत्वाकांक्षा है, अब आप उसको उसके राजत्व के सिद्धांत के साथ जोड़ के देखो कि वो देवीय शक्ति को मान रहा है, निरंकुश है। तो अब उसने इन समस्याओं, जो आंतरिक असंतोष है या मंगोलों के आक्रमण है, उनसे उसने मुक्ति भी पानी है, और अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा करना है। अब इसके लिए क्या कर रहा है वो? अब उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो विश्व विजय की है। उसका जो दिल्ली का कोतवाल उसका साथी है, वो उसको कहता है कि आप दिल्ली की बजाय जो है आप भारत को ही विजय करने की कोशिश करो। अब वो देखता है कि जो ये संकट है, इससे कैसे निकला जा सकता है, इस संकट से कैसे निकल निकल सकते हैं। तो पहले वो जो क्या करता है, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है। कि अब शासन सुदृढ़ होने के लिए क्या किया उसने? उसने कुछ प्रशासनिक कमियां उसने ढूंढी। अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसने कुछ गुप्त परामर्श किया, और उस परामर्श के बाद उसने प्रशासन के अंदर कुछ कमियां देखी। कमियां क्या थी? जो सुल्तान है, अ, इससे पहले के भी जो सुल्तान है, वो उनको प्रशासन की अनभिज्ञता रहती है। वो प्रशासन के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है, सुल्तान को। अब शासन को अगर, प्रशासन राजा को अगर प्रशासन की जानकारी नहीं है, उसके राज्य में क्या चल रहा है, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, और वो किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो शासन तो नहीं चल सकता। ये कमी है। अब दूसरी क्या चीज है? अब सुल्तान के जो राज्य है उसके अंदर, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कड़ा है, दूसरे इलाके हैं, वहां पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, उत्सव चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो अमीर लोग जो शामिल हो रहे हैं, वो नशे के जो तत्व हैं, नशे की वस्तुएं, मादक जिनको द्रव्य बोल रहे हैं, शराब बोल रहे हैं, तो वो उनका प्रयोग करते थे। अब दावत के अंदर इकट्ठे हुए अमीर हैं, अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, उत्सव मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और यहां पर वो क्या करते थे? षड्यंत्र करते थे, आपस में गुट बनाते थे और षड्यंत्र की रचना करते थे, जिसका क्या परिणाम है? आंतरिक अशांति रहती थी, और जो सुल्तान है उसके ऊपर खतरा बना रहता था। उसके बाद जो है, जो विभिन्न अमीर थे, जो उनके आपस में वैवाहिक संबंध थे, आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे। वैवाहिक संबंध बनाने से भी वो एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ, या वो षड्यंत्र में शामिल होते थे। तो ये समस्याएं तो उसके सामने। और एक समस्या और क्या थी? जो धनी वर्ग था, जो उस समय, वो उद्वंड था। वो अपने ऊपर किसी के शासन को नहीं मानता था, वो इतनी उद्दंडता करता था, अपनी मर्जी करता था। अब राजा की निरंकुशता है, राजा का अंदर महत्वाकांक्षा है, राजा को आंतरिक विद्रोहों से जूझना, निपटना है, और मंगोलों के आक्रमण से बचना है। तो राजा इन कमियों को पार पाता है। कमियों को पार कैसे पाता है? वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक है जो प्रशासन की हर गतिविधि में भाग लेता है। अब वो शुरू में पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अब प्रशासन में भाग लेने के लिए वो फारसी सीखता है। क्या लिख के आ रहा है, क्या लिख के जा रहा है, फारसी सीखता है, और प्रशासन की हर गतिविधि के अंदर, हम आगे भी देखेंगे, वो भाग ले रहे हैं। उसने अब खुद भी शराब पीना बंद कर दिया, मदिरा पान बंद कर दिया, और उसने अपने जो राज्य है उसके अंदर भी उसने जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन के ऊपर बैन लगा दिया। उसने जो अमीर लोग जो दावतें करते थे या विभिन्न कार्यक्रम करते थे, उनके ऊपर बैन कर दिया, ताकि वो ना इकट्ठे होंगे, ना षड्यंत्र करेंगे। और जो विभिन्न अमीरों के बीच जो वैवाहिक संबंध थे, वो उसने बंद कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी से पूछे बगैर कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। और उसने जो धनी वर्ग था, जो उद्वंड था, उसके ऊपर उसने कठोरता की नीति अपनाई। यानी कि ये वो प्रशासन की जो कमियां थी, ये उनको दूर कर रहा है। अब प्रशासन की कमियां दूर हो रही हैं, लेकिन जो अगली चीज है वो क्या है? जो अगर राज्य का विस्तार करना है, मंगोलों से लड़ना है, तो सेना में सुधार चाहिए। सेना के अंदर सुधार चाहिए। अगर सेना अच्छी होगी तो जो है शासन को व्यवस्था अच्छी हो पाएगी। अब उसने क्या किया? सेना की जो संख्या है उसमें वृद्धि की, संख्या, सेना को बढ़ा दिया उसने। उसकी सेना जो है उस समय 4,75,000 उसकी सेना थी, सैनिक थे उसके पास।
एक बड़ी सेना है ये उस समय के हिसाब से। और दूसरी क्या चीज है, ये सेना स्थायी सेना है। पहले स्थायी सेना नहीं है सुल्तान के पास। वो अपने युद्धों के लिए, अपने सुरक्षा के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए अपने जो इक्तेदार हैं या जो उसके अमीर सहयोगी हैं या अलग अलग कबीलों के जो सरदार हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। उनकी सेना को लेकर वो आगे बढ़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई, स्थायी सेना। इवन जो घुड़सवार है उसके, उनको उसने वर्दीधारी घुड़सवारों में चेंज किया। तो ये स्थायी सेना जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था साम्राज्य की को बचाने के लिए और साम्राज्य के प्रसार के लिए भी जो है चीज थी। उसने जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन। पहले क्या होता था, उसको लूट में मिलता था, का हिस्सा मिलता था। या जब सेना युद्ध होता था तो सेना इकट्ठी की जाती थी, बनाई जाती थी, तब उसको वेतन दिया जाता था। लेकिन अब सेना स्थायी है, बड़ी सेना है, अब उसको नगद वेतन दिया जा रहा है। 234 टंका जो है एक सैनिक का वेतन है प्रति वर्ष। एक साल का वेतन है ये। एक साल का वेतन 234 टंका जो है नगद वेतन सेना को दिया जा रहा है। अब सेना जो है, अब स्थिर सेना, स्थायी सेना है, बड़ी सेना उसके पास बन रही है। उसे सेना का वर्गीकरण किया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और पैदल सैनिक। अब जो प्रथम श्रेणी है, उसका जो सैनिक है उसके पास दो या दो से ज्यादा घोड़े हो सकते थे। ज्यादा घोड़े हैं उसके पास। तो आप उसको घोड़े के अनुसार 234 टंका तो उसकी अपनी वेतन है, और घोड़े के अनुसार 78 टंका और उसके जुड़ जाएंगे उसके वेतन के। अब जो द्वितीय श्रेणी का है वो दो घोड़े रख सकता है, दो से ज्यादा नहीं रख सकता है। और जो तृतीय श्रेणी का वो एक घोड़ा रख सकता है। और जो पैदल सैनिक है वो 234 टंका उसका वेतन है। अब सेना जो है वो एक संगठित सेना की ओर बढ़ना शुरू होगी, संगठित सेना बन रही है एक। उसने क्या किया, जो अनुभवी सेनापति है उनकी नियुक्ति की। जो योग्यता के आधार पर सेनापतियों को रखा उसने। और जो अनुभवी सैनिक हैं उनको सेनापति बनाया। उनको युद्ध के मोर्चों में भेजा। खासकर मंगोल का जो इलाका था वहां पर उसने इस प्रकार से किया। इन कामों में वो खुद रुचि ले रहा है। सेना का संगठन है, सेना की भर्ती है, निरीक्षण करना, अनुशासन करना है, वो खुद उसमें रुचि ले रहा है। वो पिछले सुल्तानों की तरह नहीं है जो प्रशासन से अनभिज्ञ हैं, प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ये प्रशासन के बारे में खुद जानकारी रख रहा है। अब सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको भाले की, तलवार की, धनुष की, पैदल सैनिकों की अलग ट्रेनिंग। तो हर सैनिक को क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। एक नया काम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, वो था दाग व हुलिया प्रणाली। अब इस चीज को समझो कि क्या चीज है दाग व हुलिया प्रणाली। दाग जो है निशान हो गया, हुलिया जो है वो चेहरा हो गया। आज भी हम जब कोई फार्म भरते हैं तो अपनी फोटो लगाते हैं, वो हमारा हुलिया बताता है। और कई बार अगर फार्म भरो तो शरीर के ऊपर कोई निशान भी लिखा जाता है कि इसके शरीर पे ये निशान है, चोट का है या मस्सा है, तिल है, ये लिखा जाता है आज भी कई बार। तो जो दाग है ये तो पशुओं के लिए, खासकर घोड़ों के लिए। जो घोड़े हैं वो किस सेना में कब खरीदे गए हैं और उसके ऊपर वो दाग लगा के जो है उसके ऊपर लिखा जाता था, ताकि एक घोड़ा जो है कई जगह ना दिखाया जा सके, उसकी गिनती आसान होती थी। और जो सैनिक हैं, जो सैनिक हैं उनका हुलिया लिखा जाता था। जो 4,75,000 सैनिक हैं उनका हुलिया लिखा हुआ है, ताकि सैनिकों का क्लासिफिकेशन रहे, जो उनका उनके अंदर कोई करप्शन ना पाए। तो ये क्या हो रहा है, दाग व हुलिया प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना के सुधार के अंदर कर रहा है। और उसके बाद अस्त्र और शस्त्र का निर्माण की व्यवस्था कर रहा है। वो कारखाने लगाए जा रहे हैं जो तलवारों को, धनुष को, बाणों को, भालों को का निर्माण कर रहे हैं। कई जगह जो है, जो सेना, जो बड़ी सेना का निर्माण किया गया, स्थायी सेना का जो निर्माण किया गया, उनके लिए जो है अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक सैनिक के पास दो तलवारें दी गई, उनको भाले दिए गए, उनको तीर कमान दिए जा रहे हैं। जो अब वो कहां बन रहे सारे, वो जो सल्तनत है उसके कारखानों के अंदर ये चीजें बन रही है। और उसने क्या किया, दुर्गों का निर्माण किया। खासकर बलबन की नीति को पर चलते हुए जो पश्चिम का हिस्सा था,
पश्चिम के हिस्से के अंदर उन्होंने क्या किया कि कई दुर्ग बनाए ताकि मंगोलों को भगाया जा सके। और उन दुर्गों के अंदर जो है उसने अपने प्रशिक्षित सैनिक जो रखे, प्रशिक्षित सैनिकों की टुकड़ी, अनुभवी सेनापति रखे। गाजी तुगलक जो है, अ, जो इसके बाद खलजी वंश के बाद जो है खुसरो खां को जो है हटाता भी है, गाजी तुगलक जो है उस इलाके का सबसे प्रसिद्ध शासक सरदार था, जो मुगल मंगोलों से का सामना कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सेना के अंदर सुधार हो रहे हैं। अब ये जो सेना है, इतनी बड़ी सेना, अब ये ऐसे तो चलेगी नहीं, इनको नगद पेशन वेतन दिया जा रहा है, हथियार बनाए जा रहे हैं, लगातार अनुशासन रखा जा रहा है। अब इनके लिए क्या जरूरत है, अब पैसे की जरूरत है कि धन कैसे आए। तो राजस्व व्यवस्था जो है, यानी कि जो पैसा इकट्ठा करने की व्यवस्था के अंदर सुधार किया जा रहा है। इसके अंदर सुधार, सबसे पहले तो क्या किया, जो जगीरें पिछले सुल्तानों ने दान में दी थी, चाहे वो वक्फ की थी, चाहे किसी सरदार को थी, चाहे किसी इख्तेदार को थी, वो आगे से आगे चल रही थी। अब उसने क्या किया, सारी जगीरों को जब्त कर लिया और उनको सारे के सारे को खालसा भूमि में शामिल कर लिया। अब यहाँ पे खालसा भूमि के बारे में समझो क्या चीज है। खालसा भूमि वो है जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि। तो उसने क्या किया, सारी जो जमीन है जो पहले सुल्तानों ने दी है, अब उसको उसने जब्त कर लिया और उसको खालसा भूमि में शामिल कर लिया। अब इससे जो आमदन हो रही है वो राजकोष में जा रही है, एक चीज। नंबर दो, उसने क्या किया, जो बीच में दलाल थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के बीच में और राजा के बीच में दलाल थे, मखदूम है, खुत है, चौधरी हैं, वो अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है किसानों के बीच में और शासक के बीच में दलाली का काम करते थे। अब उसने क्या किया, उनसे उनको खत्म कर दिया। अब उसने ऐसी व्यवस्था की कि जो किसान है उनसे दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है वो खुद लगान लेता था, उनके बीच में दलाल जो है वो नहीं थे। उसने दूसरा क्या काम किया, करों के में वृद्धि कर दी, जो लगान थी उसके अंदर वृद्धि कर दी। दो चीजें देखो, एक तो कल हमने बात की थी खम्स के बारे में। खम्स जो है एक लूट का जो माल होता था उसका बंटवारा। इसमें क्या होता था, जो मैंने कहा था 80% जो है वो तो सैनिकों के पास जाता था और 20% जो माल होता था वो राजा के पास जाता था। इसने उल्टा कर दिया, इसने 20% सैनिकों को और 80% खुद रखना शुरू कर दिया। आमदन बढ़ा रहा है अपनी। अगर आमदनी नहीं होगी तो प्रशासन कैसे चलेगा, ये चीज को। दूसरा जो लगान था वो उसने छठे हिस्से से बढ़ाकर 50% कर दिया, अपनी आमदनी बढ़ा ली। खालसा भूमि से आमदनी आई, खम्स से आमदनी आई, लगान को बढ़ा के उसने आमदनी बढ़ाई। तो क्या कर रहा है वो, करों में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब वो करों में वृद्धि तो कर ही रहा है, साथ साथ एक काम और कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो जमीन है उसका नाप जोक कर रहा है, उसके बाद लगान निर्धारण कर रहा है। अब कैसे पता लगेगा कि कितनी वहां पे उपज होगी, कितनी जमीन है, उसी का 50% लिया जाएगा। भ्रष्टाचार यही था कि जो उपज है वो कम दिखाकर लगान कम किया जा सकता था। उसने क्या किया, नाप जोक करवाया जमीन का, जमीन का नाप जोक करवाया। और नाप जोक करके उसने जो टैक्स है, जो कर की प्रणाली है, उसको उसने बनाया। एक तो उसने जो टैक्स लेने का सिस्टम है उसको तीन उसने प्रणालियां बनाई। एक तो है कनकूत, कनकूत प्रणाली है। इसके अंदर क्या है कि जो फसल अ, खड़ी है, अभी वो उसको बीजा गया है, खेत को देखकर अ, लगान तय कर लिया जाता था कनकूत प्रणाली के अंदर। दूसरी प्रणाली जो है वो है अ, अ, बंटाई, बंटाई प्रणाली, कि फसल पक गई है, अभी खेत में ही खड़ी है, तो वहीं से उसका अंदाजा लगा लिया कि कितना इसमें से लगान मिलेगा। और तीसरा जो है वो है लंक बंटाई, लंग बंटाई भी बोल रहे हैं उसको, और लंक बटाई भी लिख रहा है। तो इसमें क्या है कि जो फसल है उसको निकाल लिया गया है, उसकी अलग अलग ढेरियां लगा ली गई हैं, और राजा की जो ढेरी है वो अलग होगी, जो उसने तय किया 50%, वो उसको मिल जाएगा। तो ये क्या किया उसने, सारी जमीन का नाप जोख किया और लगान निर्धारण किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे को। इतिहास में पहली बार ऐसा पता लग रहा है कि जो मध्यकाल में
जमीन की नापजोक की जा रही है, और नापजोक करने के बाद जो है लगान निर्धारण किया जा रहा है। उसके बाद शेषा सूरी, मुगल, अंग्रेज इसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। जमीन की नापजोक करने के बाद ही जो है वो लगान लेते हैं। कई किताबों के अंदर लगान की जगह ना भूमिकर शब्द यूज है। भूमिकर, हमने यहाँ पर भूमिकर नहीं है भारत के अंदर, भारत के अंदर लगान है। भूमिकर होता है जमीन के ऊपर कर, उपज हो या ना हो, और जितनी जमीन है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लगान होता है फसल के ऊपर, जितनी फसल होगी उसके ऊपर टैक्स देना, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे जो भारत के अंदर जो है अंग्रेजों के आने से पहले तक हम लगान शब्द यूज करेंगे, ना कि भूमिकर शब्द यूज करेंगे। अब जो ये लगान तय किया गया, ये जो टैक्स है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको कड़ाई से वसूल करता था। मज- कड़ाई के साथ जो टैक्स तय हो गया है वो टैक्स देना पड़ेगा। जो नहीं देगा उसके लिए कठोर दंड व्यवस्था की व्यवस्था की उसने। टैक्स एक जरूरी चीज उसने बनाया, क्योंकि टैक्स के बगैर वो इतने बड़े साम्राज्य को चला नहीं सकता था। इसलिए उसने ये काम किया। और उसने क्या किया, एक चीज और, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो राजस्व अधिकारी थे उनके वही खातों को उसका उन्हें निरीक्षण करता था, वो चेक करवाता था। उसकी प्रणाली, जो गुप्तचर प्रणाली है वो बड़ी मजबूत थी। उनके जो खातों को चेक करवाता था, अगर उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार पाया जाता था भाई खातों में, तो वो उनको सजा देता था, कड़ी सजा देता था। उसका शासन जो है वो इस बात के लिए बड़ा मशहूर था। खासकर उसने क्या किया था, एक अधिकारी रखा हुआ था। उस अधिकारी का नाम है दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज अधिकारी था। उसका काम यही था कि जो राज्य है उसके अंदर भ्रष्टाचार के केसों को देखना, उसको देखता था। अब उसके बाद जो अगला है, उसने क्या किया, अन्न भंडार गृह बनाए। अन्न भंडार यानी गोदाम बनाए। जो खालसा भूमि से जो उपज प्राप्त हो रही है वो सारी की सारी कहां जा रही थी, इन गोदामों में जाती थी। और यहां से जो है वो व्यवस्था करता था। इसको हम आगे करेंगे अभी आज ही। और उसके बाद आप देखो उसने क्या किया, जो राजस्व विभाग था उसका उसने पुनर्गठन कर दिया। जो पुराने अधिकारी थे, जो बीच में जो दलाल थे, या जो गांव के मुखिया थे, या मुकद्दम थे, या कनकून थे, क्लर्क थे गांव के, उन सबको उसने हटा दिया। उसने राजस्व विभाग का सीधा सीधा जो है अपने हाथ में, यानी कि सल्तनत के हाथों में उसने ले लिया। और राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बाद जो है, जो उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, उसका परिणाम हुआ कि वो इतनी बड़ी सेना को, इतने बड़े प्रशासन को जो है वो पालने में कामयाब हुआ। जो अगली जो चीज है, उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार के बाद जो उसके आगे समस्या आई, वो है उसकी बाजार नीति। अब बाजार नीति क्यों कर रहा है? अब उसके पास इतनी बड़ी सेना है, अब सेना को कैसे वो पाले? शहर है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन भी है, और सेना के लोग भी वहीं रहते हैं, स्थायी सेना है। तो अब इतनी बड़ी सेना को वो किस प्रकार पाले? तो उसके लिए उसको बाजार नीति बनानी पड़ी। और इसलिए जो है कई बार जो इतिहासकार हैं अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बाजार नीति की वजह से ज्यादा उसके महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके शासन को। उसको अर्थशास्त्री अ, सुल्तान भी कहते हैं। अब बाजार नीति में क्या है कि वो क्या कर रहा है कि कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है। पहले तो काम क्या किया उसने, जो केंद्रीय अधिकारी है एक, उसको नियुक्त की, दीवान ए रियासत उसका नाम है। दीवान ए रियासत केंद्रीय अधिकारी है जी। इसका काम बाजार को देखना है, बाजार को देखने का काम इसका है। उसके बाद जो है इसने क्या किया, कुछ अधिकारी नियुक्त किए जो नीचे काम करेंगे। शाना है, वरीद है, मुंदियान है। अब जो शाना है ये तो बाजार का मुखिया है, बाजार के मुखिया को बोला जा रहा है। जो वरीद है ये गुप्तचर विभाग है के व्यक्ति हैं। और जो मुंद्रियान है ये जो सुल्तान है उसके पर्सनल गुप्तचर है ये। अब ये तीन प्रकार के जो है अधिकारी जो है नीचे बाजार को व्यवस्था करने के लिए है। बाजार को उसने का जो संगठन है उसको तीन भागों में बांटा हुआ है। एक तो मंडी हम बोल रहे हैं उसको, एक सराय दल, और एक घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, और एक सामान्य बाजार। इसके भाग है। मंडी के अंदर जो है रूटीन की चीजें, अनाज जो और खेती का सामान, या जो है यहाँ पर। सराय अदल के अंदर जो है कपड़े का बाजार है ये। बदायूं के अंदर इसने, बदायूं दरवाजे के पास इसने बनाया। घोड़ों का, दासों का और मवेशियों का बाजार है।
और एक सामान्य बाजार, यानी कि उसने सबके लिए अलग से साना, वरीद, मुंदियान जो है बना दिए। और जो दीवाने रियासत है वो इन सबको देखता था। इन सबको देखने का काम दीवाने रियासत का था। अब उसके बाद उसने क्या किया, बाजार के नियम बनाए और उसकी व्यवस्था की। अब जैसे बाजार के क्या नियम है, एक तो क्या किया, जो शायना नियुक्त किए गए थे जो बाजार में, अब इनके कार्य बनाए गए कि इनके क्या, इनको क्या कार्य करने हैं। अब शायना का क्या काम है, ये बाजार के अंदर जाकर, जिस बाजार का, अगर वो मंडी का है, अ, वस्त्रों के बाजार का है, दासों के व्यापार का है, बाजार का है, तो वहां ये इसका काम है वहां जाना। और वहां जाकर अपने जो नीचे के और अधिकारी हैं, चाहे उनसे उसने रिपोर्ट लेनी है पूरे बाजार की। और ये रिपोर्ट जो है हर रोज सुल्तान के पास भेजी जानी है। यानी सुल्तान का आप इंटरेस्ट देखो कि सुल्तान किस प्रकार से जो है प्रशासन को देख रहा है। सारी उसको रिपोर्ट लेनी है। और रिपोर्ट में अगर जो साइना ने रिपोर्ट भेजी है, जो बरीद ने रिपोर्ट भेजी है, या जो मुंद्रियान ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में अगर आपस में मेल नहीं है तो इसकी इंक्वायरी होगी और दोषी को सजा मिलेगी, कठोर सजा मिलेगी। अब जो दीवान है रियासत है, उसका जो इसने जो है एक व्यक्ति जो है एक मजबूत है और कठोर व्यक्ति है, याकूब नजीर, उसकी नियुक्ति की। याकूब नजीर की नियुक्ति की और वो ये काम कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बाजारों के लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। हर बाजार के लिए अलग वो है। अब बाजार के अंदर क्या चीज है, दो चीजें हैं। एक तो सामान खरीदने वाले हैं और एक सामान बेचने वाले हैं। सामान बेचने वाले भी जो है वो दो प्रकार के हैं। अ, जो एक तो है जो बाहर से आ रहे हैं, बंजारा व्यापारी हैं जो बाहर से आ रहे हैं। और एक जो स्थानीय जो दुकान पे सामान खरीद के और बेच रहे हैं आम ग्राहक को। अब इसने क्या किया, दोनों व्यापारियों से जो है उनका पंजीकरण कराया, उनको अनुमति पत्र दिया, आज्ञा पत्र दिया व्यापार करने का। मतलब कि वो पंजीकरण कराया और ये भी कहा कि व्यापारी जो है अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। और अगला क्या काम किया उसने, भाव फिक्स कर दिए, हर चीज के भाव फिक्स कर दिए। आप देखो कंगी का भी भाव फिक्स किया हुआ, कंगी का, मिठाई का, सब्जी का, मिट्टी के बर्तनों का, दास का, दासी का, मवेशी का, घोड़े का, खच्चर का, हर चीज का जो है भाव निर्धारित किया गया। और उसकी सूची लगाई जाती थी, उसकी सूची लगाई जा रही है कि इस रेट से ज्यादा जो है कोई चीज नहीं बिक सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी का। तो वो कठोर कार्रवाई की जाएगी, भाव निर्धारित किए जा रहे हैं। अब जो भाव निर्धारित हो रहे हैं तो उसके साथ साथ एक चीज और किया जा रहा है, जो नाप तोल है वो भी चेक हो रहा है कि अगर भाव की जो सूची लगा दी है तो कम तोल के कहीं प्रॉफिट कमाया जाए, नहीं। माप तोल और मूल्य के लिए कठोर दंड थे। औरंगजेब अपने जो दास थे उनके बच्चों को बाजार में भेजकर चीजों को मंगवाता था। और जो चीजें उसके पास पहुंचती थी उनसे जो क्या करता था, वो चेक करता था अपने पास कि उनका वेट ठीक है या नहीं, उनका रेट ठीक मिला या नहीं। अगर उसमें अलग अलग आता था तो वो जो दुकानदार है वो कठोर दंड का पात्र बनता था, उसको कठोर दंड मिलना था। अब उसने क्या किया, अब ये तो व्यापारियों के ऊपर लगाम है। जो बाहर के व्यापारी हैं उनको जो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं आएंगे यहां पर। अब उसने क्या किया, व्यापारियों को प्रॉमिस किया है कि आप यहां व्यापार करने आओ, आपको हानि नहीं होने दी जाएगी। उसकी गारंटी ली गई कि अगर हानि होगी तो उस हानि की पूर्ति कौन करेगा, सुल्तान करेगा। वो व्यापारियों को पैसे दे रहा है व्यापार करने के लिए, पैसे दे रहा है, ऋण दे रहा है, कम ब्याज पे ऋण दे रहा है, ये वो कर रहा है काम सारे। तो क्या हो रहा है कि बाजार के नियम बनाए जा रहे हैं। अब ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके साथ जो हो रहा है, अब किसान जो है उनको ये आदेश दिया जा रहा है कि अपना जो प्रयोग की चीज है घर में, जितना अनाज आपको चाहिए वो अनाज अपने पास रखेंगे
और बाकी का अनाज जो है वो बेचा जाएगा, व्यापारियों को बेचा जाएगा। अब व्यापारियों को माल कहां से मिलेगा? व्यापारियों को ये डर था, तो ये व्यापारियों को अनाज कहां से मिलेगा? जो किसान जो है अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज अपने पास नहीं रख सकते, तो उनको अनाज मिल रहा है। अब ये जो अनाज आ रहा है, ये अनाज कहां रखा जाएगा? गोदामों की व्यवस्था की गई। जैसे अभी पहले बताया था कि जो खालसा जमीन है, खालसा जमीन से जो है, जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, उससे जो लगान प्राप्त हो रहा है, वो गोदामों में रखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर बताया जाता है कि हर मोहल्ले के अंदर दो दो तीन तीन गोदाम थे, जहां से वो माल जो है छोटे व्यापारियों को और बड़े व्यापारियों को बेचा जाता था, वहां जाता था। तो ये गोदामों की व्यवस्था की गई, यानी किसानों को ये कहा गया, अपने किसान अब अपने घर में अनाज अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं रख सकते थे। अगर वो कुछ ऐसा करते तो उनको सजा मिलनी थी। ये एक चीज होनी चाहिए। उसके बाद जो बदायूं दरवाजा है दिल्ली के अंदर, उसके पास सराय अदल की व्यवस्था की गई, यानी कपड़े का बाजार जो है वहां लगाया गया। और कपड़े के बाजार में क्या है, रेट तय है कपड़े के। और जो रेशम का कपड़ा है वो महंगा बिकता था। अब रेशम का कपड़ा जो है उसको खरीदने के लिए बेचने की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो है अधिकारियों से। उसके बगैर वो खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। जरूर तो बतानी पड़ती थी कि ये खरीदा जा रहा है, तो क्यों खरीदा जा रहा है। उसके बाद जो दलाल थे बीच में, और ये दलाल मुख्य रूप से किसके बीच में थे? जो दासों का व्यापार था, कि व्यापारी थे, या मवेशी बेच रहे हैं जो, अ, उनके उनके साथ था ये। अब ये क्या करते थे, दास वहां से खरीदे और यहाँ पे महंगे दामों में बेच दिए दलालों के भी साथ मिलकर। मवेशियों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने दासों के, मवेशियों के जो बीच के दलाल हैं, उनके ऊपर बैन कर दिया कि इसको कोई बीच में कोई दलाली नहीं लेगा। अगर कोई दलाली लेने वाला है तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। उसने दासों के, मवेशियों के, घोड़ों के जो है रेट फिक्स कर दिए। उनकी उसने श्रेणियां बना दी। दासों की श्रेणियां बना दी, मवेशियों की श्रेणियां बना दी, घोड़ों की श्रेणियां बना दी, कि ये इस श्रेणी का घोड़ा इस रेट में, इसमें और खच्चर जो है किस रेट में बिकेंगे। तो क्या हो रहा है, ये उसने ये सारा व्यवस्था जो है बाजार के नियम और उसकी उसने व्यवस्था की। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सेना को, क्योंकि मेन बात ये थी कि सेना को वो नगद वेतन दे रहा है, और जो सेना है वो दिल्ली में रह रही है और कम वेतन में उसका गुजारा नहीं हो सकता था। तो वो क्या कर रहा है, जो बाजार के नियम बनाकर बाजार के अंदर वस्तुओं के जो रेट है वो फिक्स करके, और जो माल है उसकी उपलब्धि करवा के, जो व्यापारी हैं उनको भी प्रमोट करके जो है वो क्या कर रहा है, एक सेना पालने में कामयाब हो रहा है। सेना को कम दाम पे जो है वो चीजें उपलब्ध हो रही हैं सेना को। उसको कम मूल्य पे जो है या सही मूल्य पे घोड़े उपलब्ध हो रहे हैं सेना को। अब उसने कुछ इलाकों पे के अंदर जो है, जैसे जो दोआब का इलाका है, वहां के किसानों के ऊपर जो खास तौर पे उसमें उनकी चेकिंग की, ताकि वो किसान जो है अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज अपने पास ना रख पाए। अब इसका क्या परिणाम हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है कि वो अपनी सेना को वेतन दे पा रहा है, प्रशासन ढंग से कर पा रहा है, और उसके पास ज्यादा कर है। वो जो उसके जो अधिकारी हैं, जो अमीर थे, उनको जो है वो नियंत्रण कर पाया, इसकी वजह से, सेना की वजह से भी। और उनके अंदर जो वैवाहिक संबंध है या मदिरा पान है उसको बंद करके, उनको दावतों पे बैन लगाकर वो जो है ये सारा कर पाया। इसका परिणाम हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक मजबूत और सुदृढ़ शासन प्रणाली जो है वो बनाकर गया, जिसके ऊपर जो है तुगलक वंश, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी कामयाब नहीं निकले, तुगलक वंश जो है वो इस जो बुनियाद अलाउद्दीन खिलजी देकर गया, उस बुनियाद पर उसने जो है तुगलक वंश ने नई उपलब्धियां प्राप्त की, जिसको जो है हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लिखें।